हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस विद एबी शर्मा। फ्रेंड्स, आज अपन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मानवों में रक्त परिसंचरण तंत्र। ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ अपन कंप्लीटली देखेंगे एक चैप्टर के अंदर। लेकिन इस बार जो अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? थोड़े से डिफरेंट तरीके से। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर हमें नोट्स वगैरह लिखने में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दो आप। तो ये तो देखो पॉसिबल हो नहीं पाएगा पीडीएफ प्रोवाइड करवाना। वो तब ही पॉसिबल हो पाएगा जब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने का जो तरीका है वो चेंज करूँ। तो इस बार जो तरीका है वो ये रहेगा कि मैं आपको नोट्स जो लिखवाऊंगा वो लिखवाऊंगा इस पेज के अंदर, एक पेज के अंदर लिखवाऊंगा, और यहाँ पे जो कैमरे के हिसाब से वो शूट होता रहेगा वैसे आपकी जो पीडीएफ बन जाएगी, कंप्लीट बन जाएगी। इसके अंदर मैं आपको सही से समझाऊंगा, समझाने की पूरी गारंटी मेरी है। इससे आपका एक फ़ायदा होगा कि टाइम भी बचेगा। इस पर लिखने पे जो बार बार उसको मिटाना होता है, रब करना होता है, तो उसका भी टाइम एक्स्ट्रा लगता है, वो टाइम भी बच जाएगा। और मैं यहाँ पे पेज नंबर वगैरह डाल के और जो है इसका जो पीडीएफ बनेगी, वो जो नोट्स कंप्लीट बनेंगे, इसकी जो पीडीएफ बनेगी, मैं इसका जो लिंक है वो डालूंगा गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव का जो लिंक होगा, मैं जो अपना चैनल है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो मेरा वीडियो है उसके आप इसमें जाना डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जैसे वो लिंक मिलेगा आप वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फिर समझना है। बस क्या करना है? समझना है, क्योंकि नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। बस मैं जो बोलूँगा आपको वो समझना है। उसके बाद में आपको जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। और फिर भी अगर बच रहा है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना उसको, या जो मेरे नंबर चल रहे हैं उस नंबर पर आप मुझे आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देना। या तो आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा, और अगर पर्सनली जवाब नहीं दे पाऊँ तो जो सभी डाउट्स इकट्ठे होंगे उन डाउट्स को एक दिन में एक साथ एक बॉडी के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अपन जो अपना चैप्टर है नया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपन अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, मानवों में रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नया चैप्टर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस विद एबी शर्मा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज हम जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या नाम है चैप्टर का? रक्त परिसंचरण तंत्र। काफ़ी इजी चैप्टर है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसे अपन क्या बोलते हैं? BCS, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। काफ़ी इजी है, बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं पढ़ाऊंगा साथ साथ चलते रहना है और वीडियो कंटिन्यू रखना है। ये जो पीडीएफ बनेगी, इस पीडीएफ को मैं आपको गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लेना। अपन बहुत सिचुएटेड तरीके से नोट्स बनाएंगे, राइटिंग का भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, समझ में जो आ जाएगा जो मैं लिखूंगा इसकी कोई इशू नहीं है। समझाने की पूरी गारंटी मेरी है, इसकी भी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस साथ के साथ पढ़ो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। सबसे पहला क्वेश्चन, परिसंचरण का मतलब क्या होता है? सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि परिसंचरण का मतलब क्या होता है। तो परिसंचरण का मतलब होता है कि एक घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ जाना, घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ जाना। जैसे मान लो कि ये क्या है? अपनी ह्यूमन बॉडी है। ये क्या है? अपनी ह्यूमन बॉडी है। यहाँ से ब्लड है जो बहना स्टार्ट होगा, अगर मान लो यहाँ से जो ब्लड है वो बहना स्टार्ट होगा, पूरी बॉडी में घूम फिर के वापस कहाँ पहुँच जाएगा? यहीं पहुँच जाएगा। तो इसका क्या हो रहा है? ये संचरण हो रहा है। क्या हो रहा है? संचरण हो रहा है। और किसका हो रहा है? रक्त का हो रहा है। किसका हो रहा है? रक्त का हो रहा है। तो टॉपिक का नाम क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। क्यों? क्योंकि ये पूरी जगह वापस घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ रहा है, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बाद में देखो, अपन देखते हैं सबसे पहला जो लाइन है वो है रक्त का अध्ययन। किसका अध्ययन? रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, पूरी साइंस के अंदर जहाँ पे भी ये लॉजी वर्ड आ जाए, पूरी साइंस के अंदर जहाँ पर भी ये लॉजी वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या है? इस लॉजी का मतलब है कि ये किसी ना किसी चीज़ के अध्ययन की बात कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ के अध्ययन की बात कर रहा है। पूरी साइंस के अंदर जहाँ पर भी लॉजी वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या है? ये किसी ना किसी चीज़ के अध्ययन की बात कर रहा है। जैसे कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय होता है साइंस के अंदर। न्यूरो का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या होगा? न्यूरोलॉजी। जिसके भी बाद में लॉजी वर्ड लग जाए, इसका मतलब वो किसी ना किसी चीज़ के अध्ययन की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी ना किसी चीज़ के अध्ययन की बात कर रहा है। और जो रक्त का परिवहन है, रक्त के परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त का जो परिवहन है, रक्त का जो परिवहन है, इसकी खोज किसने की थी?
मतलब रक्त का जो परिवहन तंत्र है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज है वो की थी डॉक्टर विलियम हार्वे ने। किसने की थी? डॉक्टर विलियम हार्वे ने। किस में की थी? हॉर्स या घोड़े में की थी। डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। क्लियर है फ्रेंड्स? किसने की थी? डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। इसके बाद में अपन देखते हैं रक्त के बारे में। किसके बारे में? रक्त के बारे में। रक्त के बारे में। तो इसकी जो पहली लाइन है वो देखो, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज ए फ्लड कनेक्टिंग टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन है रक्त की पीएच। रक्त की जो पीएच है वो कितनी होती है? तो ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि रक्त की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? हल्की क्षारीय होती है। कैसी होती है? हल्की क्षारीय होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी तक साइंस के अंदर कुछ भी नहीं आता है और आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट हो। कैसे स्टूडेंट हो? जीरो से स्टार्ट करने वाले। तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँगा और वैसे की वैसे ही समझाता चलूँगा। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। अब एक चीज़ आप बताओ, तरल है इसका मतलब क्या है कि वो किस फॉर्म में पाया जाता है? उसमें बहने का गुण पाया जाता है। अगर आपने कभी चोट लगती है तो रक्त बहता है ना, मतलब वो कैसी फॉर्म में है? वो तरल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। संयोजी कैसे है? संयोजी का मतलब है कि जैसे ब्लड बहना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, घूम फिर के वापस यहीं पे आ रहा है, तो एक तरीके से अपनी पूरी बॉडी को कनेक्ट भी तो कर रहा है ना। क्या कर रहा है? कनेक्ट भी तो कर रहा है ना। और जैसे ही ये बॉडी को कनेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है? ये कनेक्टिंग है। और ये उत्तक है। उत्तक का मतलब क्या होता है? तो उत्तक जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल के अंदर भी सेल जो इकट्ठी होती है तो सेल क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। सेल इकट्ठे होकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। कोशिका इकट्ठी होकर टिश्यू बनाती है। सभी टिश्यू इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बनाते हैं। और सभी अंग तंत्र मिलकर पूरी केस का निर्माण करते हैं? ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये जो है ये पूरा स्टेटस होता है, ये पूरा तरीका होता है पूरी ह्यूमन बॉडी बनने का। सेल से स्टार्ट होता है और बॉडी तक में ये पूरा जो कंडीशंस होती है ये फॉलो होती है। इसके बाद में किसका निर्माण होता है? ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो देखो ये क्या है? टिश्यू है। मैंने आपको बताया था, अभी अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन कौन सी पाई जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों क्या होती है? एक प्रकार की सेल होती है। और बताओ सेलों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। सेल के अपन कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई इतनी बात? तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद में रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। रक्त की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। अब पीएच 7.4 है तो चलो ठीक है, वो तो नॉर्मल से मेजर की बात है कि इतनी होती है। लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो हल्की क्षारीय कैसी होती है? इसकी जो प्रकृति होती है वो हल्की क्षारीय कैसे होती है? तो देखो, जिसकी पीएच 0 से लेके अपन जो पीएच मेजर करते हैं वो करते हैं 14 तक। 0 से लेके 14 तक अपन पीएच मेजर करते हैं। जिसकी 7 से कम होती है वो तो कैसी होती है? अम्लीय या एसिडिक होती है। और जिसकी 7 से ज़्यादा होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। और जिसकी 7 होती है उसकी कैसी होती है? उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। बताओ इसकी पीएच 7 से ज़्यादा है या कम है? 7.4। तो सर ये 7 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है ना। और जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है? ये क्षारीय है। लेकिन कैसी होगी? हल्की होगी। हल्की क्यों होगी? क्योंकि सर थोड़ी सी तो ज़्यादा है। ज़्यादा थोड़ा ना डिफरेंस है 7 और 7.4 में, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा तो है लेकिन थोड़ी ही ज़्यादा है, ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई इतनी बात? तो रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? हल्की क्षारीय होती है। अच्छा, अपने शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? अपना जो शरीर है इसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? अपना जो शरीर है इसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो अपने शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है लगभग वो होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर या 7 से 8% ऑफ ह्यूमन बॉडी। 7 से 8% ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी वेट। अपने वेट का 7 से 8% होता है। 7 से 8% कैसे होता है और 5 से 6% कैसे होता है? पहले अपन इसको समझते हैं। एक चीज़ बताओ, 5 से 6 लीटर तो अपन तब मानेंगे जब मनुष्य का जो औसत वजन है वो कितना होगा? लगभग
मनुष्य का जो औसत वजन है वो लगभग कितना होगा, 65-70 किलो, तब अपन मानेंगे 5 से 6 लीटर, क्योंकि ये कितना होता है, एक मानक वजन होता है। अब 7 से 8% कब मेज़र करेंगे, 7 से 8% कब मेज़र करेंगे, ये तब मेज़र करेंगे जैसे मान लो कोई आंटी है, वो आंटी है लगभग 600 किलो की। कितने किलो की आंटी है, 600 किलो की। बताओ 600 किलो की आंटी में 5 से 6 लीटर ब्लड में काम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। उसके लिए अपने को कैसे निकालना पड़ेगा, उसकी इस परसेंटेज वैल्यू से निकालना पड़ेगा। तो 8% कितना होगा आंटी का 8% हो जाएगा 48 लीटर। बताओ आंटी में कितने ब्लड की आवश्यकता होगी, 48 लीटर। इसके हिसाब से तो लग रहा है भाई साहब 6 लीटर ब्लड तो उसके एक हाथ में रह जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई बात इतनी। तो 5 से 6 लीटर कैसे नापेंगे अपन, वो भी समझ में आ गया आपको, और 7 से 8% कैसे लेंगे अपने को, वो भी समझ में आ गया। इसका जो अगला पॉइंट है वो लिखो, रक्त का काम क्या है। रक्त का जो काम है वो क्या है, तो रक्त का जो काम है शरीर का ताप नियंत्रित करना। रक्त का क्या काम करता है, रक्त शरीर का ताप नियंत्रित करता है। रक्त क्या काम करता है, रक्त शरीर का ताप नियंत्रित करता है। रक्त का जो काम है वो क्या है, शरीर का ताप नियंत्रित करना। और रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है, रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। और कैसा होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। समझ में आई इतनी बात। अपन अब कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में। देखो आगे अपन अब जो कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हीमोग्लोबिन। अब मैं हीमोग्लोबिन पूरा नाम नहीं लिखकर इसको लिखेंगे अपन HB। क्या लिखेंगे, HB। HB का मतलब भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है। समझ में आई बात फ्रेंड्स। अब देखो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन में टोटल 2 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। इसमें एक तो वर्णक पाया जाता है और एक प्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या है, एक तो वर्णक पाया जाता है और एक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में एक तो वर्णक पाया जाता है और एक प्रोटीन पाई जाती है। इसके अंदर वर्णक कौन सा पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर हीम वर्णक पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, इसे अपन बोलते हैं ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में एक जो प्रोटीन पाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन। ये तो कितना पाया जाता है, 96%। और ये कितना पाया जाता है, 4%। क्लियर है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हीमोग्लोबिन का, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हीमोग्लोबिन का मूल कलर कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन का जो मूल रंग है वो कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन का जो मूल रंग है वो कौन सा है, बैंगनी है। हीमोग्लोबिन का जो मूल रंग है वो कौन सा है, बैंगनी है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में देखो आप, हीमोग्लोबिन का जो मूल रंग है वो कौन सा है, बैंगनी है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि हीमोग्लोबिन की क्रिया, अगर मैं आपसे कहूँ कि हीमोग्लोबिन की जो क्रिया है अगर वो ऑक्सीजन से करवाते हैं, अगर हीमोग्लोबिन की क्रिया है अगर वो ऑक्सीजन से करवाते हैं फेरस की उपस्थिति में, तो बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या होगा, तो वो होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हीमोग्लोबिन को, अगर हीमोग्लोबिन की क्रिया अगर अपन ऑक्सीजन से करवाएं तो जो रंग होगा हीमोग्लोबिन का वो कैसा होगा, लाल होगा। कैसा होगा, लाल होगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर मैं हीमोग्लोबिन की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाता हूँ, अगर मैं इसी के विपरीत हीमोग्लोबिन की क्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करवाता हूँ, तो बताओ जो हीमोग्लोबिन का रंग होगा वो कैसा होगा, तो वो हो जाएगा बैंगनी। कैसा हो जाएगा, बैंगनी। अब ये जो बैंगनी रंग होगा इसको अपन क्या बोलते हैं, ये किसके कारण होगा, तो ये होगा बोर प्रभाव के कारण। किसके कारण होगा, बोर प्रभाव के कारण, ड्यू टू बोर इफेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स। हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी। कब होगा, जब अपन इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे, तो हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। अब बताओ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होती है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होती है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन होती है। कितनी ml होती है,
1.34 ml ऑक्सीजन होती है। इसके बाद में देखो क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या देखना है, क्वांटिटी या मात्रा किसकी, हीमोग्लोबिन की, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो दो प्रकार से मेज़र की जाती है, एक तो की जाती है मेल में और एक की जाती है फीमेल में। दोनों में इसकी क्वांटिटी कैसे होती है, अलग अलग होती है। पुरुषों में और महिलाओं में इसकी दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। पुरुषों में कितनी होती है, पुरुषों में होती है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। पुरुषों में कितनी होती है, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। और महिलाओं में कितनी होती है, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। महिलाओं में कितनी होती है, 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन जो मापी जाती है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा मेज़र की जाती है वो की जाती है पर 100 ml में। किस में की जाती है, पर 100 ml में। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसकी जो अपन मात्रा मेज़र करेंगे वो कितने में करेंगे, पर 1 ml में करेंगे। कितने में करेंगे, पर 1 ml में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा भी सही कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो पुरुषों में कितनी होती है, 14 से 16 ग्राम पर 1 ml, 14 से 16 ग्राम पर 10 ml, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml और 14 से 16 ग्राम पर 1000 ml। आपसे चारों ऑप्शन के अंदर आएंगे। क्वांटिटी ये कि यही आएगी पुरुषों के अंदर अगर वो पूछेगा तो, और महिलाओं के अंदर पूछेगा तो क्वांटिटी ये कि यही देगा। वो चेंज कहाँ पे करेगा, वो चेंज करेगा इस पर 100 ml के अंदर। किस में करेगा, पर 100 ml के अंदर। स्टूडेंट को 14 से 16 ग्राम सबको याद होता है, 12 से 14 ग्राम सभी को याद होता है, लेकिन जो माइनर जो ये चीज़ें होती है ये किसी को याद नहीं होती है, और जो क्वेश्चन उठता है वो कहाँ से उठता है, इन्हीं में से उठता है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रही है बात इतनी। अब देखो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा कितनी होती है, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml होती है। इसके बाद में देखो आप, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा, और हीमोग्लोबिन की मात्रा अपनी बॉडी में कम हो जाए तो कौन सा रोग होगा। मैंने क्या बोला, अगर हीमोग्लोबिन बढ़ रही, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, रक्त बढ़ रहा है। तो रक्त की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, रक्त की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा। और अगर हीमोग्लोबिन या रक्त की मात्रा बढ़ जाए, अगर रक्त या हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा। अगर कमी हो जाती है तो जो रोग होता है उसे अपन बोलते हैं एनीमिया। कौन सा रोग बोलते हैं, एनीमिया। और अगर मात्रा कम और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और अगर मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अपन बोलते हैं साइड्रोसिस। क्या बोलते हैं, साइड्रोसिस। इसे हिंदी में बोलते हैं लोहमयता। कौन सा रोग हो जाता है, साइड्रोसिस या लोहमयता। अगर हीमोग्लोबिन की या रक्त की कमी होती है तो कौन सा रोग होगा, अगर रक्त या हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया रोग होगा। और अगर रक्त या हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होगा, साइड्रोसिस रोग होगा। कौन सा रोग हो जाएगा, साइड्रोसिस रोग हो जाएगा। ये तो कुछ फैक्ट थे किसके बारे में, हीमोग्लोबिन और रक्त के बारे में। अपन अब प्रॉपरली पढ़ेंगे कि रक्त का निर्माण कैसे होता है, किसका निर्माण कैसे होता है, रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो जो टॉपिक है वो लिखो आप, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया। किसके निर्माण की प्रक्रिया, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया। रक्त का जो निर्माण है वो कैसे होता है, सबसे पहले अपने को ये देखना है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया। अब देखो टॉपिक, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया देखने के पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि जो रक्त होता है इसके टोटली कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। पहला जो भाग होता है वो तो कौन सा होता है, वो होता है प्लाज्मा वाला। कौन सा वाला, प्लाज्मा वाला। पहला जो भाग होता है प्लाज्मा वाला। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है रक्त कणिकाओं वाला। कौन सा भाग होता है, रक्त कणिकाएं वाला। जो ब्लड सेल्स वाला भाग होता है, कौन सा होता है, ब्लड सेल्स। ये जो प्लाज्मा वाला भाग होता है ये कौन सा होता है, तरल भाग या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो भाग होता है ये कौन सा होता है, कठोर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, कठोर भाग होता है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस से आप सुनो। जो प्लाज्मा वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, लिक्विड होता है। और जो रक्त कणिका है, जो ब्लड सेल्स वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, कठोर भाग होता है। क्लियर है। ये जो पार्ट बनाती है ब्लड का वो 60% पार्ट बनाती है, और ये जो पार्ट बनाती है ब्लड का वो कितना बनाती है, 40% बनाती है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात। अब मैंने आपको कहा कि ब्लड सेल्स वाला, तो ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। ब्लड सेल्स जो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और
प्लेटलेट्स होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। अब मैं अपन जो सबसे पहले जो भाग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? प्लाज्मा वाला भाग पढ़ेंगे। कौन सा वाला भाग पढ़ेंगे? प्लाज्मा वाला। क्या मतलब? तरल वाला भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे? प्लाज्मा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। देखो, प्लाज्मा वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है? प्लाज्मा वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है? तरल भाग होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले लिखो कि यह तरल भाग होता है। यह कौन सा भाग होता है? तरल भाग होता है। इसके बाद में अपन सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा के घटक। क्या देखेंगे? घटक। की प्लाज्मा में प्रॉपर्ली रूप से क्या क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा में जो पानी पाया जाता है, प्लाज्मा में जो पानी पाया जाता है वो पाया जाता है 90%। कितने परसेंट? 90%। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 8%। कितने परसेंट पाई जाती है? 8%। और प्लाज्मा के अंदर जो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, अन्य कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट्स, वो कितने पाए जाते हैं? लगभग वो पाए जाते हैं 2%। कितने परसेंट पाए जाते हैं? 2%। अब सबसे इम्पोर्टेंट है अपना प्लाज्मा की प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा की प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कितने प्रकार की पाई जाती है? प्लाज्मा में 5 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 3, 4 और ये 5। प्लाज्मा में टोटल कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? 5 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पहली जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। पहली जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। दूसरी जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्ब्रिन। पहली है फाइब्रिनोजन, दूसरी है प्रोथ्रोम्ब्रिन, तीसरी है एल्बुमिन। तीसरी कौन सी है? एल्बुमिन। चौथी है ग्लोबुलिन। चौथी कौन सी है? ग्लोबुलिन। और पांचवी कौन सी है? हिप्पेरिन। पांचवी कौन सी है? हिप्पेरिन। ये 5 प्रकार की प्रोटीन अपने प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? 5 प्रकार की प्रोटीन अपने प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। अब देखो, जो फाइब्रिनोजन और जो प्रोथ्रोम्ब्रिन प्रोटीन होती है, ये जो फाइब्रिनोजन और ये जो प्रोथ्रोम्ब्रिन प्रोटीन होती है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाने का। किसका काम होता है? रक्त का थक्का जमाने का। और ये जो एल्बुमिन और ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, इसका काम होता है इम्यूनिटी का। किसका होता है? इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा का। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? वापस से समझना। प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा के अंदर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 5 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्ब्रिन, एल्बुमिन, ग्लोबिन और हिप्पेरिन। ये 5 प्रकार की प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर शुरू की जो 2 प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन और जो प्रोथ्रोम्ब्रिन होती है, काम क्या करती है? रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। किसका काम करती है? रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। उसके बाद में एल्बुमिन और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, इसका जो काम होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रतिरक्षा का काम। किसका काम होता है? प्रतिरक्षा का। और ये जो हिप्पेरिन प्रोटीन होती है, इसका नाम, इसका जो काम है वो क्या है? ये होती है एंटी ब्लड क्लोटिंग। ये रक्त को जमने से रोकती है। ये क्या करती है? रक्त को जमने से रोकती है। कैसे करती है? अगर जब अपनी चोट लगती है तो जो प्रोटीन रिलीज होती है वो कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन। और जो प्रोथ्रोम्ब्रिन जो प्रोटीन होती है क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन जो हिप्पेरिन प्रोटीन होती है क्या काम करती है? अपनी बॉडी के अंदर रक्त ना जमे तो ये कौन सी जो प्रोटीन है हिप्पेरिन, ये क्या करती रहती है? रिलीज होती रहती है। इसलिए अपनी बॉडी के अंदर कभी ब्लड क्या है? जमता नहीं है। और जैसे ये ब्लड बाहर निकलता है तो ये जो रक्त का थक्का है वो बन जाता है। किसके कारण बनता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्ब्रिन। जब अपन प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको ढंग से समझाऊंगा कि रक्त का जो थक्का है वो कैसे बनता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अभी बस इतना ध्यान रखो कि जो फाइब्रिनोजन और जो प्रोथ्रोम्ब्रिन प्रोटीन होती है ये प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है और इसका जो काम होता है वो क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने का काम होता है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही है बात इतनी? ये तो था प्लाज्मा के बारे में। अपन अब एक चीज़ देखते हैं। एक कंडीशन एक और होती है। वो जो कंडीशन है वो ये है कि अगर प्लाज्मा में से, अभी एक जो कंडीशन है वो ये है कि अगर प्लाज्मा में से, 1 सेकेंड, अगली जो लाइन है वो ये है कि अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल दिया जाए,
अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो फिर क्या बचेगा, तो फिर जो बचेगा वो बचेगा सीरम। क्या बचेगा? सीरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, काफ़ी सारे एनटीपीसी के एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल दिया जाए, अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? फिर बनेगा सीरम। क्लियर है? समझ में आई? इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ये जो प्लाज्मा था ये क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका। अपन अब पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, रक्त कणिकाओं के बारे में। किसके बारे में? रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त जो कणिकाएं होती है पहली कौन सी होती है? सबसे पहले अपने को ये जानना है। तो पहली जो रक्त कणिकाएं होती है वो होती है आरबीसी। कौन सी है? आरबीसी। आरबीसी को ही अपन क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। इसको अपन बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं? लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी को क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। और इसका जो दूसरा नाम है, अन्य नाम है साइंटिफिक, वो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है एरिथ्रोसाइट्स। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। क्लियर है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? लगभग 120 डेज। कितना होता है? लगभग 120 डेज। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। और आरबीसी, एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि अगर अपन अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, कि अगर अपन अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीसी कम होती है, आरबीसी बढ़ती है, संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? तो बताओ आरबीसी में अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अधिक ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अधिक ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि आरबीसी एक प्रकार की ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके जो है दो अपवाद है। इसके क्या है? दो अपवाद है, दो एक्सेप्शन है। वो जो दो अपवाद है वो क्या है? एक तो है केमल या ऊंट, और एक है लामा। लामा एक प्रकार का कोई जीव होता है, ऊंट और लामा। इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है? इन दोनों की जो आरबीसी होती है इनमें केंद्रक पाया जाता है। इन दोनों की जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। किसके अंदर? केमल और लामा, ये दो प्रकार के जीव होते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है द्विअवतल नुमा। कैसा होता है? द्विअवतल नुमा। आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? द्विअवतल नुमा, या इसे अपन उभयावतल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसे अपन उभयावतल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में आता है आरबीसी का निर्माण। क्या आता है? आरबीसी का निर्माण। देखो इम्पोर्टेंट है, आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का जो निर्माण है वो कैसे होता है? आरबीसी का जो निर्माण है इसकी एक विभिन्न प्रकार की, एक अपनी अलग अलग तरीके से होता है, अलग प्रक्रिया है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये दो अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाओं में होता है? दो अवस्थाओं में होता है। दो अवस्थाएं कैसी? एक तो होती है नवजात अवस्था, एक तो कौन सी होती है? नवजात अवस्था, और एक होती है एडल्ट या किशोर अवस्था। एक तो होती है नियोनेंट, एक तो होती है नियोनेंट और एक होती है एडल्ट। एक तो होती है नियोनेंट और एक होती है एडल्ट। ये जो नियोनेंट अवस्था होती है इसके अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है ये किस में होता है? ये होता है स्प्लीन या प्लीहा में होता है। स्प्लीन या प्लीहा में होता है। और कुछ भाग लीवर में भी होता है। कुछ भाग लीवर में भी होता है।
कुछ भाग लीवर में भी होता है। तो आरबीसी का निर्माण है वो किस में होता है, नवजातों के अंदर किस में होता है, स्प्लीन या प्लीहा के अंदर होता है, और कुछ भाग लीवर में भी होता है। और किशोर अवस्था में किस में होता है, तो किशोर अवस्था में होता है लाल अस्थि मज्जा में। किस में होता है, लाल अस्थि मज्जा में। इसे अपन बोलते हैं रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। निर्माण किस में होता है, लाल अस्थि मज्जा में या रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो क्या होती है, जैसे मान लो कि ये क्या है, कोई हड्डी है, ये क्या है, कोई हड्डी है। तो ये हड्डी के दोनों के कोनों का भाग और जो बीच का भाग है, इसे तो अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें होता है आरबीसी का निर्माण। और जो हड्डी के जो बीच का भाग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। किसका निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हड्डी के जो दोनों कोनों का और जो बीच का भाग होता है, इसमें किसका निर्माण होता है, आरबीसी का। और इसे अपन क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। और जो मध्य का भाग होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये किसका निर्माण था, आरबीसी का निर्माण था। इसके बाद में आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि चलो ठीक है, निर्माण तो हो गया, इस आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होगी। तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है, चाहे नियोनेंट अवस्था हो चाहे किशोर अवस्था हो, चाहे से नियोनेंट अवस्था हो या किशोर अवस्था हो, आरबीसी की जो मृत्यु होगी वो कहाँ पे होगी, स्प्लीन में ही होगी, स्प्लीन या प्लीहा में ही होगी। चाहे कोई सी भी अवस्था हो, चाहे से नियोनेंट अवस्था हो चाहे से किशोर अवस्था हो, लेकिन इसकी जो मृत्यु होगी वो कहाँ पे होगी, प्लीहा में। जन्म तो इनका अलग अलग होगा, नवजात के अंदर तो स्प्लीन में होगा और किशोर अवस्था के अंदर रेड बोन मैरो के अंदर होगा, लेकिन इसकी जो मृत्यु होगी वो सेम कंडीशन में होगी, कहाँ पे होगी, स्प्लीन या प्लीहा के अंदर होगी। इसलिए अपन स्प्लीन या प्लीहा को क्या बोलते हैं, अपन स्प्लीन या प्लीहा को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। और इसे अपन क्या बोलते हैं, स्प्लीन या प्लीहा का दूसरा नाम है बॉडी का ब्लड बैंक। बॉडी का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं अपन, ये प्लीहा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी का ब्लड बैंक। और आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है शरीर में, ये भी ध्यान रखो। आरबीसी की जो संख्या होती है शरीर में वो कितनी होती है, तो वो लगभग होती है 40 लाख से 60 लाख पर 1 ml। कितने ml, पर 1 ml। देखो वापस से फिर वही चीज़ आ रही है, मैं जो आपको पहले समझाया था वापस से वही चीज़ समझा रहा हूँ कि पर 1 ml के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों को मापा जाएगा। पर 1 ml के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों को मापा जाएगा। और हीमोग्लोबिन को किस में मापा जाएगा, पर 100 ml में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा, पर 100 ml में मापा जाएगा। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को किसके अंदर मापा जाएगा, पर 1 ml के अंदर मापा जाएगा। इस चीज़ को मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, उसके बावजूद जो स्टूडेंट्स होते हैं उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। क्यों करके आते हैं ये इसका मुझे नहीं पता। 3-3 बार 4-4 बार मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी देखना, पढ़ने के बाद में भी जब इस चैनल से पढ़ोगे ना आप लोग, उसके बावजूद भी गलत करके आएंगे। और इस क्वेश्चन को जब मैं आपके कुछ सीरीज़ लेके आऊँगा, एक क्वेश्चन आंसर वाली जो मेगा क्विज सीरीज होगी, उसके अंदर भी मैं इस क्वेश्चन को लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको 3-4 बार लाऊंगा और कम से कम इसको इसके बारे में 10 बार मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, पता नहीं कि उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या आ जाता है। और ये क्वेश्चन परमानेंट है कि आता ही आता है, आपको हर एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन मिलेगा, ब्लड के अंदर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्लियर है फ्रेंड्स। किसके अंदर मापते हैं, पर 1 ml के अंदर मापते हैं। क्लियर है, पर 1 ml के अंदर मापते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी आरबीसी किसके अंदर होती है, क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी जो आरबीसी पाई जाती है किसके अंदर, उभयचर की अगर अपन बात करें तो इनमें सबसे बड़ी जो आरबीसी पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है, वो पाई जाती है मेंढक में, फ्रॉग में। किस में पाई जाती है, फ्रॉग या मेंढक में। इसके बाद में मैं आपसे बात करूं कि सबसे छोटी आरबीसी किस में पाई जाती है। अगर मैं इसके बाद में बात करूं कि सबसे छोटी जो आरबीसी है वो किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मस्क डीर, कस्तूरी मृग में। किस में पाई जाती है, कस्तूरी मृग में। सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है, उभयचरों में, मेंढक में पाई जाती है। सबसे छोटी किस में पाई जाती है, कस्तूरी मृग में पाई जाती है। इसके बाद में देखो, और अगर अब अपन बात करें कि सबसे बड़ी आरबीसी लेकिन किसके अंदर, स्तनधारियों में। किस में, मैमल्स में, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसके अंदर पाई जाती है,
तो वो पाई जाती है हाथी में। किस में पाई जाती है? हाथी या एलिफेंट में। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात। अब एक चीज़ देखो, मैं आपसे बोलूँ कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गणना, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी की जो गणना होती है, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी की जो गणना होती है, उनकी जो काउंटिंग होती है, वो जो करता है यंत्र, उसे अपन क्या बोलते हैं? तो उसे अपन बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। किस क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर। अब मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक की बात बता रहा हूँ, उसके बाद में आप ब्लड से आने वाले कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। ब्लड से आने वाले कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, साइंस के अंदर जो हीम शब्द आ गया ना, जहाँ पे हीम शब्द आ गया, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। रक्त का अध्ययन, हेमेटोलॉजी, क्या आ रहा है उसके अंदर भी? हीम वर्ड आ रहा है। आरबीसी की जो गणना की जाती है, उनकी जो काउंटिंग की जाती है, ये किसका पार्ट है? ब्लड का ही पार्ट है। और अगर ब्लड का ही पार्ट है तो किससे गणना की जाएगी? हीमोसाइटोमीटर। मीटर का काम क्या होता है? मीटर का काम किसी चीज़ को मेजर करने का, काउंट करने का काम होता है। बताओ ये काउंट कर रहा है नहीं कर रहा? अब ये किसको कर रहा है? हीम को कर रहा है। हीम का मतलब क्या है? ब्लड। मतलब कि कहीं ना कहीं ये ब्लड की काउंटिंग कर रहा है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग कर रहा है, तो ये किसका पार्ट है? ये भी तो ब्लड का ही पार्ट है ना। और जहाँ पे भी काउंटिंग कर रहा है वहाँ पे क्या आ जाता है? मीटर वर्ड आ जाता है। और जहाँ पे हीम वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या है कि वो किससे रिलेटेड है? वो ब्लड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आपके एक भी डाउट में नहीं छोड़ूंगा इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, ये मेरी गारंटी है। बस आप साथ साथ चलते रहना, ठीक है? उसके बाद में देखो, एक सेकंड पानी पी लो यार। ये अपनी आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है। क्या कंप्लीट हो चुकी है? आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अपन सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं अपन? वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को अपन क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। और ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। अब आपसे पूछो कि इसका जो कलर है वो कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का जो रंग है वो कैसा होता है? तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसके नाम पे बिल्कुल भी मत जाना सफ़ेद रुधिर कणिकाएं। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है? यह रंगहीन होती है। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 4 दिन का होता है। और इनकी जो संख्या होती है वो शरीर के अंदर वो कितनी होती है? तो इसकी जो संख्या होती है अपने शरीर के अंदर वो होती है लगभग 4 से 6 से 10,000, 6 से 10,000 पर 1 ml। वापस से ध्यान रखना, पर 1 ml। ml का बिल्कुल ध्यान रखना है, कितने ml के अंदर होती है? पर 1 ml के अंदर होती है। और इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे शरीर का सिपाही भी बोलते हैं। इसे शरीर का सिपाही भी बोलते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे शरीर का सिपाही भी कहते हैं। किसे बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? तो इसका जो निर्माण है मैंने आपको पहले भी बताया था, आरबीसी पढ़ाया, जब वापस बता रहा हूँ। इसका जो निर्माण होता है वो होता है येलो बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है? येलो बोन मैरो या पीली अस्थि मज्जा में। किस में होता है? पीली अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। संख्या में कितनी होती है? 6 से 10,000 पर 1 ml। कहीं पे 7 से 10,000 पर 1 ml भी आएगा, और कहीं पे 6 से 10,000 पर 1 ml भी आएगा। क्लियर है फ्रेंड? समझ में आई? और इसका ध्यान रखना है कि जो निर्माण है वो तो होता है येलो बोन मैरो में, परंतु इसका जो परिपक्वन होता है, इसका जो परिपक्वन होता है वो होता है थाइमस ग्रंथि में। किस में होता है? थाइमस ग्रंथि में। येलो बोन मैरो में इसका सिर्फ निर्माण होता है। येलो बोन मैरो में इसका सिर्फ निर्माण होता है, लेकिन इसका जो परिपक्वन होता है, इसका जो परिपक्वन होता है वो कहाँ पे होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। कहाँ पे होता है? थाइमस ग्रंथि में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना।
किस में होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। तो फ्रेंड्स आज अपन सिर्फ डब्ल्यूबीसी तक ही पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी तक ही पढ़ेंगे। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर भी थोड़ा सा बाकी है कि डब्ल्यूबीसी का मृत्यु है वो कहाँ पे होती है, हालांकि होती है रक्त के अंदर है, काफ़ी ईजी है। लेकिन डब्ल्यूबीसी भी टोटली 5 प्रकार की होती है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अपन वो भी सब कुछ कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो कब कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो या कल कंप्लीट करेंगे। बाकी कब कंप्लीट करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये तरीका पसंद आया और ये जो वीडियो है, अगर आपकी नोट्स भी आपके सही से प्रिपेयर हो गए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्या। और मुझे भी सपोर्ट करो ताकि मैं आपके ऐसे ही कंप्लीट जो कोर्स है साइंस का, साइंस की जिम्मेदारी आप बिल्कुल मेरे पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। भयंकर तरीके से टोटली पूरा जो नोट्स है ना उसके समेत आपको ये पूरे कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा। कहीं आपको दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बस आप इसको सपोर्ट करते रहो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो। क्लियर है फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप इन्हीं नोट्सों को पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा जिसके अंदर मैं आपको ये कम्प्लीटली पढ़ाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।